हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें कल हम लोगों ने सीरीज और शंट ये सब समाप्त कर दिया। अब आज हम लोग कंपाउंड मोटर यानी मिश्रित मोटर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल टार्क पढ़े कि टार्क मोटर में कितना उत्पन्न होता है। तो टार्क के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा। तो एक तो आपने एक फार्मूला यहाँ से ये पढ़ा कि मोटर आर्मेचर में उत्पन्न पावर। अभी हम लोग टार्क पर आते हैं या बल आघूर्ण पर आते हैं। मोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण या मोटर आर्मेचर पर उत्पन्न टार्क। टार्क को कहेंगे बेटा बल आघूर्ण। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि पावर कितना डेवलप होगी। तो आर्मेचर में पावर आ गई, आर्मेचर पावर आई, आर्मेचर पावर या शक्ति। ये पहली एक पॉइंट आप देख लें। तो आर्मेचर में पावर जिसे हम लोग कहेंगे पावर P बराबर आपने पढ़ा 2 पाई NT अपॉन 60 वाट। एक तो ये, और दूसरा वैसे जो है आर्मेचर में पावर होती है। दूसरा आपने और भी पढ़ा आर्मेचर पावर या आर्मेचर शक्ति, चाहे जो भी कह लें, शक्ति P बराबर होता है EB गुणे IA वाट। ये भी आप पढ़े हैं बेटा। तो ये सब नोट कर लें, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपका है। आगे यहाँ से आप टार्क T बराबर, यदि इस फार्मूले से टार्क T बराबर पढ़ें तो आपने यहाँ से पढ़ेंगे आर्मेचर बल आघूर्ण। आर्मेचर या यही है मशीन का या आपके मोटर का बल आघूर्ण टार्क, जो कि आपके धुर्रे को नचाएगा। आर्मेचर चूँकि धुर्रे पर है तो आर्मेचर जब नाचेगा तो आपका धुर्रा नाचने लगता है और फिर यही हमको मैकेनिकल पावर मिलने लगती है और उस धुर्रे पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेने लगते हैं। तो इस तरह से आर्मेचर बल आघूर्ण यानी टार्क बल आघूर्ण, यदि टार्क T बराबर पक्षांतर करें बेटा, इसको अगर T से या स्टार्टिंग टार्क TS बोलें या T बोलें, तो T बराबर यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 60P, यहाँ से 60 से भाग इधर बटे हो जाएगा 2 पाई N। कितना हो जाएगा 2 पाई N RPM। तो एक फार्मूला ये भी आपका हो गया, बल टार्क T बराबर एक फार्मूला आपका ये भी हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि टार्क समान अनुपाते P है, लेकिन टार्क विलोमानुपाते N है। टार्क समान अनुपाते P है। ये सब इतनी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है। ये इतना चीज़ जो है आपका स्थिरांक है। तो अतः आप कहेंगे, यहाँ से कह सकते हैं टार्क समान अनुपाते P, यानी पावर, जिस मोटर की पावर अधिक होगी उसका टार्क भी अधिक होगा। दूसर का आप कह सकते हैं, दूसर की पॉइंट आप कह सकते हैं इसी में
कि टार्क विलोमानुपाते यन, ये आप कह सकते हैं टार्क विलोमानुपाते 1/n है। यानी आप खुद देखते होंगे कि फर्स्ट नंबर में आप जब अपना मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में क्या होता है बेटा, टार्क बहुत अधिक होता है। क्यों? आप लोग मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं या अपने कार पर बैठ जाते हैं या स्कूटी पर 3 लोग बैठ जाते हैं, 2 लोग बैठ जाते हैं और उस समय आपके पहिए का घुमाव बल आघूर्ण शून्य है, पहिया स्थिर है, वो नाच नहीं रहा है। अब उस समय जो टार्क लगेगा उसे हम कहेंगे स्टार्टिंग टार्क, TS, S फॉर स्टार्टिंग टार्क। तो वो स्टार्टिंग टार्क इतना ज़्यादा होना चाहिए, घुमाव बल आघूर्ण इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपके मोटरसाइकिल प्लस जो 3 लोग बैठे हुए हैं उनका लोड लेकर और आपका चक्का नाचना चाहिए। नहीं नाच पाएगा तो इंजन आपका हूँ हूँ करके बंद हो जाएगा। तो इस तरह से पहली गियर में टार्क सबसे अधिक होता है, दूसरी में उससे कम होता है, तीसरी में और कम होता है, चौथी में टार्क और कम होता है और पांचवी में टार्क बिल्कुल कम हो जाता है। और वो केवल रोड और टायर के बीच जो घर्षण हो रहा है केवल हल्का फुल्का टार्क उत्पन्न होता है और आपकी मोटरसाइकिल 80-90 की स्पीड पर लगातार चलती रहती है। तो देखिए ना, पांचवी गियर में टार्क कम है तो स्पीड 80-90-100 की है और पहली गियर जब आप लगाते हैं तो उसमें टार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सारा लोड को लेके और आपके पहिए को घुमा देना रहता है, इंजन घुमा देता है। तो इस तरह से पहली गियर आप जब लगाते हैं तो टार्क बहुत अधिक होता है, लेकिन आपके स्कूटर मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत स्लो होती है। इस तरह से आप पहली गियर में कितना हो एक्सीलेटर देंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी, बहुत है 20-25 से जाएगी और ज़्यादा आप एक्सीलेटर होंकेंगे, हों करेगी, धुआं ज़्यादा देगी, लेकिन स्पीड नहीं आएगी। तो इस तरह से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब टार्क अधिक होता है तो स्पीड कम होती है। और वो चीज़ जो है बेटा आपको तो ऐसे मैंने व्यवहारिक जीवन में बताया, आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी फार्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं कि N क्या है, RPM है आपके मोटर का। तो यही जो है धुर्रे को नचाता है, धुर्रा 1200-1400 RPM पर नाच रहा है, तो ये N बटे में है और टार्क अंश में है, अतः टार्क और स्पीड में विलोम का संबंध है। क्लियर हो गया? जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टार्क कम होगा, स्पीड कम होगी तो टार्क अधिक होगा, दोनों विलोम। लेकिन ये दोनों जो है समानुपाती है, पावर अधिक होगी जिस मोटर का उसका टार्क भी अधिक होगा, पावर कम होगी तो टार्क भी कम होगा। यहाँ से ये सब बातें समझ में आपके आ रही हैं। तो ये सारे फार्मूले कल आपको एक एक करके लिखवाए गए थे और फिर मैं उसको जो है दोबारा आपका रिवीजन कर दे रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको शंका हो तो वो आपका शंका दूर हो जाए। अब आगे जो है इन्हीं फार्मूलों को अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक आर्मेचर में जो वैसे शक्ति उत्पन्न होती है वो EB गुणे IA वाट होती है और एक आर्मेचर में शक्ति जो हम लोगों ने टार्क के रूप में ज्ञात किया उसका मान आया 2πNT/60। तो यहाँ से इन दोनों को जब हम लोगों ने बराबर किया, यानी ये दोनों आर्मेचर ही पावर है, अतः उस समय आपने लिखा अतः हो जाएगा EB गुणे IA बराबर हो जाएगा 2πNT/60। तब जो है आपके लिए टार्क का फार्मूला आ गया। दोनों अगर बराबर करने पर तब एक टार्क का और फार्मूला आया। एक टार्क का तो फार्मूला एक यहाँ से आपने देखा है, अब दूसरा आर्मेचर टार्क का फार्मूला आया। आर्मेचर टार्क या बल आघूर्ण का सूत्र आया। आर्मेचर टार्क या बल आघूर्ण
का सूत्र आया, यानी T बराबर अगर लिखें तो T बराबर हो जाएगा, अब आपने लिखा है, आया है आपका 5Z PIA अपान 2πA, इतना न्यूटन मीटर। क्या है? इतना न्यूटन मीटर। ये आर्मेचर टार्क का ये फार्मूला ये भी है, तो ये भी आपका फार्मूला इतना जो है न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए कि ऐसे भी है, और पावर के लिए भी ये फार्मूला और ये फार्मूला याद होना चाहिए। आर्मेचर टार्क बराबर 5Z PIA बटे 2πA। अब 2 का मान 2 ही रहेगा और पाई का मान 3.14। 3.14 में 2 से आप गुणा करेंगे तो 6.28 हो जाएगा, यानी 6.28 में ऊपर यहाँ पर 1 मान लें, तो अगर 1 में आप जो है 6.28 से भाग देंगे तो यहाँ अगर आंसर में आप दशमलव लगा दें तो यहाँ पर जो है आप 0 0 बढ़ा देंगे, ये 0 हट जाएगा, फिर भाग नहीं जा रही है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे, ऐसे। अब भाग देखिए कै बार जाती है, तो आ जाएगा आपका 6 एकाइम 6, तो एक बार भाग जाएगी ऐसे। फिर जो है आप काटेंगे तो करीब 5 बार जाएगी और फिर 9 बार, तो 1 पॉइंट, इसको आप काट कर देख लेंगे ऊपर, यानी ये है 1/2π बराबर ऐसे लिखेंगे, पाई का मान 3.14, तो ऐसे हो जाएगा, तो आएगा इतना। तो इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टार्क T बराबर हो जाएगा 0.159, ऐसे भी कहीं कहीं देगा 5Z PIA अपान, अब A हो गया, ये समांतर पथों की संख्या है, 2π से हम लोगों ने भाग दे दिया, तो इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा। ऐसे भी एक फार्मूला आर्मेचर टार्क के लिए ऐसे ये भी हो गया, तो इसे भी याद कर लें, इसे भी याद कर लें। अब अगर हम लोग जो है एक इस तो न्यूटन मीटर में है, अब किलोग्राम मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.81 ऐसे न्यूटन। अगर इसमें 9.8 से हम लोग भाग दे दें तो ये न्यूटन मीटर से बदल कर किलोग्राम भार में आ जाएगा या किलोग्राम भार मीटर में आ जाएगा। तब टार्क T बराबर हो जाएगा, तब टार्क T बराबर हो जाएगा 0.159 5Z PIA अपान A, इतना न्यूटन हो गया। और इसमें 9.8 से भाग दे देंगे, 9.81 से भाग दे देंगे, तब ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम मीटर में। ये आ जाएगा टार्क का फार्मूला। अगली लाइन में फिर इसी को अगर हम लोग इस 9.81 से फिर भाग दे दें
तो इसको या लगभग 10 से भाग दे दें तो यहाँ पर एक अंक और 0 बढ़ जाएगा, इसको 9.81 को लगभग 10 मान लेंगे, तो यही फार्मूला हो जाएगा। फिर टार्क T बराबर 0.0162 ऐसे हो जाएगा। 0.0162 ZPIA अपान A। ए समांतर पथों की संख्या है, लैप वाउंड में पोलों की संख्या के बराबर होगी और वेव वाइंड में इसका मान 2 हो जाएगा। इतना आंसर आएगा किलोग्राम मीटर में। किस में आएगा? किलोग्राम मीटर में आंसर आएगा ये। तो ऐसे भी है। तो कल आर्मेचर टार्क के लिए ये सारी बातें हुई थी बेटा, और ये सारे फार्मूले आपको बताए थे। उसमें हमने यहाँ तक कल ऑलरेडी बताया था, बस 2 पाई का मान अभी कल समय नहीं था इसलिए उसमें 2 पाई का मान। तो बेस फार्मूला ये आपको याद रखना है। ये रहेगा तो आप 2 और 3.14 मान रख लेंगे। ये याद करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये ज़रूरी है कि टार्क T बराबर होता है 5ZPIA बटे 2 पाई A। ये अगर याद है इतना न्यूटन मीटर होता है, तो आप इसी में अब 9.81 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर से। इसमें भी भाग देंगे तो भी ये न्यूटन मीटर से किलोग्राम मीटर में या किलोग्राम भार मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो वही काम किया गया है, 9.81 से भाग दे दिया गया है और यहाँ पर 2 पाई से भाग दे दिया गया। तो यही फार्मूला जो था वो अब ऐसे हो गया 0.1595 ZPIA बटे A। तो अगर विकल्प में कुछ देता है या टार्क पूछता है, ये सब मान देता है, तो ये मान आप रख कर काट लेंगे। ये नहीं याद है तो ये याद है, ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, अगर ये वाला याद है या ये वाला याद है, जो भी एक याद है तो उससे। लेकिन ये बेस फार्मूला ये तो याद होना ही चाहिए। ये बेस फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इन्हीं सब फार्मूलों से ये सारे फार्मूले डेवलप हो रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आज इस पर और भी हम लोग चर्चा अभी किए ही कि इसी कारण से सीरीज मोटर का टार्क जो है, स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा होता है और उसका ट्रैक्शन कार्यों में प्रयोग करते हैं, जबकि शंट मोटर का टार्क जो है सामान्य होता है। जैसा स्टार्टिंग में रहेगा वैसा ही लास्ट तक रनिंग में भी रहता है। इस तरह से वो लगभग स्थिर गति वाली मोटर है। तो उसका सामान्य कार्यों में हम लोग प्रयोग करते हैं। लेथ मशीन चलाएंगे, ड्रिल मशीन चलाएंगे और सारे काम करेंगे, पंखा चलाएंगे, ब्लोअर चलाएंगे। ऐसे कामों में हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करेंगे, स्थिर गति वाले में करेंगे। जबकि जहाँ पर खिंचाव वाला बल लगाना है, जैसे ट्रेन है, ट्राम है, ट्रॉली है, हाइस्ट है, लिफ्ट है, इन सब जगहों पर हम लोग जो है डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। बहुत पूछता है कि डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ट्रेन में, ट्राम में, ट्रॉली में, हर जगह करेंगे, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क आपने पढ़ा T समानुपाते IA का वर्ग हो जाता है। जस्ट वर्ग 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो 5 का वर्ग स्टार्टिंग टार्क उसका 25 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इस टाइप से बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं शंट सीरीज के बाद कंपाउंड मोटर। तो आज के उसमें मेन है हमारा अब इसके बाद कंपाउंड मोटर या मिश्रित बद्ध मोटर। तो चलिए लिखते हैं कंपाउंड मोटर। आते हैं हम लोग बेटा इस पर। कंपाउंड वाउंड मोटर, जिसे हम लोग कहेंगे मिश्रित बद्ध
चलिए पूरा लिख देते हैं, डीसी मोटर। हम लोगों का डीसी मोटर चल ही रहा है। तो नाम से ही जाहिर है कि इसमें सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। तो लिख लें, वह डीसी मोटर जिसके चुंबकों पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग व शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसका? दोनों का। दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। लिख लेंगे, उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, यह दो प्रकार की होती है। पहला आपका हो गया शार्ट शंट, कंपाउंड डीसी मोटर। दूसरा हो गया लॉन्ग शंट, कंपाउंड डीसी मोटर। अब ये दोनों जो है, ये दोनों मोटर जो है वो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल हो सकती हैं। ये दोनों मोटर कैसी हो सकती हैं? ये दोनों मोटर जो है वो क्यूमुलेटिव व डिफरेंशियल हो सकती हैं। कौन कौन हो सकती हैं? क्यूमुलेटिव व डिफरेंशियल। ये दोनों मोटर क्यूमुलेटिव व डिफरेंशियल टाइप होती हैं। ये दोनों मोटर क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं शार्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। तो हेडिंग डालते हैं, कंपाउंड मोटर में कौन सी मोटर? शार्ट शंट कंपाउंड। शार्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। लिख लें बेटा इसमें,
वह डीसी मोटर जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग प्रत्यक्ष आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हो, उसे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर कहते हैं। अब इनका अगर सर्किट डायग्राम हम लोग बनावें बेटा, तो सर्किट डायग्राम हम लोगों का, इनका सर्किट डायग्राम देख लें। सर्किट डायग्राम देख लें। ये हो गया आपका आर्मेचर का सिंबल। ये हो गई आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, मोटे तारों की और कम टर्नों की। और फिर यहाँ से आपकी V वोल्ट सप्लाई हो जाए, V वोल्ट की सप्लाई आप डालेंगे, जिससे I एम्पियर की धारा चलेगी। यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसमें बहने वाली धारा ISE कहलाएगी और इसका प्रतिरोध RSE कहलाएगा। इसमें EB उत्पन्न होगा और इसमें जो धारा आएगी उसे हम लोग IA कहेंगे और इसके रेजिस्टेंस को RA कहेंगे। और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, कुछ धारा इधर आएगी, इसे हम लोग कहेंगे ISH यानी शंट फील्ड वाइंडिंग, और इसके प्रतिरोध को कहेंगे RSH। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर का। अब इसमें अगर हम लोग धारा समीकरण देखें तो धारा समीकरण हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो पहला लिखेंगे धारा समीकरण, यहाँ से बेटा I एम्पियर की धारा मोटर में इनपुट होगी और वहीं हो जाएगी ISE भी हो जाएगी वहीं धारा। तो लिखेंगे I बराबर ISE, दोनों सेम रहेगी, जो धारा चलेगी वहीं इसमें से आएगी क्योंकि सीरीज में ये है। और फिर उसके बाद यहाँ से बढ़ जाएगी दो भागों में, तो बराबर हो जाएगी IA प्लस
आई एस एच, इधर आई ए हो गई, ऐसे ही अपना परिपथ पूरा करेगी और ये ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। तो इस तरह से इसको आप फेज मान लेंगे, इसे न्यूट्रल मान लेंगे, इस टाइप से। तो देखिए ये धारा का समीकरण हो गया, दोनों धारा आपस में ये वाली बराबर है, आई वहीं आई एस ई, तो आई एस ई या आई कहिए बराबर है आई ए प्लस। दूसरा आप लिखेंगे बोल्टता समीकरण, बोल्टता समीकरण बेटा लिख लेंगे और फिर उसे पक्षांतर करके आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे बोल्टता समीकरण में लिखेंगे V माइनस आई एस ई आर एस ई, ये घटाएगा V बराबर आई आर से इस वोल्टेज को ये ड्रॉप करेगा। अब जितना इन दोनों का यानी इतना इसका वोल्टेज जितना होगा उतना अब यहाँ का वोल्टेज होगा और उतना यहाँ का वोल्टेज होगा। तो आप लिख सकते हैं V माइनस आई एस ई आर एस ई। V को कौन कम कर रहा, ये कम कर देगा इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो V में से घटा दिया इतना। अब ये बराबर हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा ई बी प्लस आई ए आर ए, तो हो जाएगा ई बी प्लस आई ए आर ए, और ये बराबर यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा आई एस एच गुणे आर एस एच। तो ये भी आपका एक वोल्टता का ऐसे ये समीकरण हो गया, ये ऐसे। क्लियर हो गया। V का मान कम करेगा, V बराबर आई आर से होता है एक फार्मूला, V बराबर आई आर, तो आई एस ई गुणे आर एस ई ये कम हो कर देगा। तो अब कितना V बचेगा, तो V बचेगा V माइनस आई एस ई गुणे आर एस ई, और इतने बराबर फिर अब यहाँ का वोल्टेज होगा, तो यहाँ का ई बी उत्पन्न हुआ और इसका प्रतिरोध आर ए खाएगा कितना वोल्ट, तो आई ए गुणे आर ए भी खाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ई बी धन आई ए आर ए ये इसके अब बराबर हो गया, और यहीं का बराबर अब इसके भी हो जाएगा आई एस एच गुणे आर एस एच, तो ये लिखा है। तो ये हो गया वोल्टता का समीकरण। अब आगे आपको लिखाया गया है कि इनमें से आप कुछ भी पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहीं से देखें, अगर इतना ले लें, ये इतना आप ले लें, तो आप लिखेंगे V और ई बी को इधर ले आवें तो हो जाएगा माइनस ई बी, देखिए न, बराबर ई बी इधर आ गया, बराबर हो जाएगा आई ए आर ए, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आई एस ई। यहाँ देखें आई एस ई बराबर आई है, चाहे कुछ भी ऐसे लिख लें, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एस ई आ गया ऐसे और आर एस ई आ गया ऐसे। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और या ई बी बराबर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी मान दिया रहेगा तो ऐसे किसी भी समीकरण में से आप पक्षांतर करके, या भी बराबर आप लिख सकते हैं आई एस एच गुणे आर एस एच होता है। अब तो इस टाइप से कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जैसे उसमें लॉसेस देख रहे थे, तो यहाँ पर कितना शक्ति उत्पन्न हो रही है, तो आप कहेंगे ई बी गुणे आई ए, वाट की शक्ति उत्पन्न हो रही है आर्मेचर में। मैं कहूँ आर्मेचर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो V बराबर आई आर से, तो आप कहेंगे आई ए गुणे आर ए वोल्ट जो है ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। मैं कहूँ कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, तो आप V बराबर आई आर से तो कहेंगे आई एस ई गुणे आर एस ई वोल्ट खा रही है, इसमें से घटा रही है, ले रही है, तो वही इसीलिए उसमें से माइनस हो गया है। मैं कहूँ शंट फील्ड वाइंडिंग कितना, तो शंट फील्ड वाइंडिंग ये। क्लियर हो गया।
इतना वोल्टेज खा रही है। अब आगे हम लोग इसमें अब ध्यान से देखें, इन दोनों में अगर इसमें नीचे की ओर धारा बह रही है यानी इधर की ओर बह रही है, तो इस फील्ड वाइंडिंग में भी धारा एक ही दिशा में बहे, तो ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा। अब आगे इसी में हम लोग चलते हैं। क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड का अगर हम लोग क्यूमुलेटिव देखें तो ये दो प्रकार की आपको लिखाया गया है कि ये मोटर जो है क्यूमुलेटिव भी होगी, डिफरेंशियल भी होगी। तो अगर इसी की हम चर्चा करें, इसको वोल्टता का समीकरण मिटा देते हैं, ऐसे ये मिटा देते हैं। अब हम लोग जो है इसी में अगर हम लोग इसी मोटर में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की बात करें, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, तब आप कहेंगे कि जब जनरेटर में भी लिखाया गया है बेटा सेम वैसे ही, जब सीरीज फील्ड व शंट फील्ड दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, तब उसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर कहते हैं। तो अब यहीं अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर है तो इसमें धारा इधर की ओर जा रही है, इसमें धारा उधर की ओर जा रही है। तो अगर इसी को अगर हम लोगों को इसको क्यूमुलेटिव बनाना है तो इसमें हम लोग क्या करें, सिरे पलट दें। देखिए ना यही है। अब इसमें हम लोग क्या करें कि ऐसे जो जा रही है, अभी देखिए ना यहाँ पर हमारी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये ऐसे लगी हुई है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये ऐसे लगी हुई है। तो अब हम लोग क्या करें, सप्लाई जो है वो यहाँ से ये ऐसे ले जाकर और इसमें ये यहाँ से ऐसे सप्लाई जोड़ दें, ये इधर से। अब क्या होगा, और इस सिरे से सप्लाई ले जाकर ऐसे जो है अब लोड में यहाँ पर सप्लाई में जोड़ दें। यहाँ से अब V वोल्ट की सप्लाई इसमें डाल दें। अब यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई हमने डाल दिया और अब धारा I इसमें चलेगी। तो अब देखिए धारा किधर की ओर, इसमें भी इधर की ओर आ रही है और इसमें भी अब आपकी धारा इधर की ओर बह रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब दोनों में धारा का डायरेक्शन एक जैसा हो गया। इसमें भी धारा इधर की ओर आ रही है और इसमें भी धारा इधर की ओर। यानी हम लोगों ने क्या किया, आप यूँ कहेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलट दिया। सिरे पहले वाले सिरे से सप्लाई जा रही थी, अब हम लोगों ने दूसरे वाले सिरे से सप्लाई इसमें डाल दिया। तो इसी को कहते हैं कि हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलटकर इसे हम लोग क्यूमुलेटिव अथवा डिफरेंशियल कंपाउंड ऐसे ही जनरेटर बना लेते हैं, ऐसे ही अब मोटर बना लेंगे। तो ये जब ऐसे कर देंगे तो दोनों में धारा की दिशा देखिए एक डायरेक्शन में हो गया। अब दोनों के फील्ड एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। और वो भी कौन सी, शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। शॉर्ट शंट
क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। और अगर धारा एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो वो हो जाएगी फिर डिफरेंशियल टाइप या शॉर्ट शंट। तो पहले धारा ऐसे जा रही थी, तो ये हो गया आपका, अब कौन सा हो गया, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का। और डिफरेंशियल का वैसे ही आपका रहेगा, ये हो गया क्यूमुलेटिव और ऐसे ही आपका, अब डिफरेंशियल का अगर आप चित्र बनावें तो वैसे ही डिफरेंशियल का फिर चित्र बन जाएगा। अभी आप बनाए ही थे डिफरेंशियल का, यहाँ से सप्लाई आपने दे दिया, यहाँ से धारा आई जा रही है। अब इसमें धारा इधर की ओर, धारा इधर की ओर जा रही है और इसमें भी धारा जो है इधर की ओर आ रही है मोटर में, चूँकि धारा दोनों में। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव। कंपाउंड डीसी मोटर। और ये कौन सा हो गया, शॉर्ट शंट का हो गया। ये किसका हो गया बेटा, शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव। दोनों में धारा आई जो है इसी डायरेक्शन में बह रही है और इसमें भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव। और डिफरेंशियल का लिख लें, ऐसे ही डिफरेंशियल का लिख लें, ये डिफरेंशियल का चित्र हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, डिफरेंशियल का लिख लें। इसी में अगली पॉइंट, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ये हम लोग शॉर्ट शंट का ही लिख रहे हैं बेटा। तो अब जो है ये वाले में धारा देखिए ऐसे आएगी और अब जो है यहाँ से ऐसे होकर अब इधर की ओर बहेगी। किधर की ओर बहेगी धारा, इधर की ओर बहेगी, क्योंकि यहाँ से धारा जा रही है। तो ये धारा यहाँ से ऐसे आएगी, अब इधर की ओर बहेगी और कुंडली में माने इधर की ओर जाएगी और फिर अब ऐसे होकर तब इसमें घुसेगी। तो एक में धारा इधर की ओर और एक में धारा इधर की ओर, तब ये आपका हो जाएगा शॉर्ट शंट। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। क्लियर हो गया। ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर का चित्र हो गया और ये जो है क्यूमुलेटिव का हो गया, जब दोनों का सहयोगी है। और इसमें डिफरेंशियल वाले में आप लिख लेंगे जब शंट फील्ड व सीरीज फील्ड एक दूसरे के विपरीत होते हैं या एक दूसरे के मान को घटाते हैं। फ्लक्स घटेगा बेटा,
मान का मतलब फ्लक्स घटाते हैं, तब उसे शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कहते हैं। दोनों का चित्र हो गया। ये आपका डिफरेंशियल का ये सर्किट डायग्राम हो गया, और ये जो है आपके क्यूमुलेटिव का हो गया। इस तरह से कितना टाइम हुआ भाई? एक हम लोग जो है अब आगे, अभी थोड़ा सा समय है बेटा, हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर इसी समय। तो कंपाउंड मोटर में अब अगला आप लोग देख लें लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर लिख लें। जब शंट फील्ड वाइंडिंग बेटा आर्मेचर व सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में हो, तब उसे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर कहते हैं। इनका सर्किट डायग्राम देख लें। ये भी दो प्रकार की है। पहला लिख लें बेटा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट, लिख लें जब शंट फील्ड व सीरीज फील्ड एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के क्या हों? सहयोगी हों, तब उसे लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर कहेंगे। क्यूमुलेटिव कंपाउंड
डीसी मोटर कहेंगे। अब इनका अगर सर्किट डायग्राम बनाना है बेटा, तो इनका सर्किट डायग्राम आप ऐसे बना लें। ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऐसे, ये हो गई सीरीज फील्ड वाइंडिंग, चाहे यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ नीचे जोड़ दीजिए, कहीं भी जोड़ दीजिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। और इन दोनों के देखिए ना, अब समांतर क्रम में आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग ऐसे जुड़ गई और यहाँ से आपकी सप्लाई आ गई, V वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आपकी आ गई। यहाँ से V वोल्ट की आप सप्लाई देंगे, यहाँ से धारा चलेगी, यहाँ धारा I आएगी, इधर आके ISE हो जाएगी, यहाँ आके इसी को IA बोलेंगे, यहाँ EB उत्पन्न होगा, इसके प्रतिरोध को RA बोलेंगे और इसे इसमें जो धारा आएगी उसे ISH कहेंगे और इसके रेजिस्टेंस को RSH कहेंगे, शंट। तो यही परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, SE का मतलब सीरीज, ये मोटे तारों की कम टर्नों की होती है, जिसका रेजिस्टेंस आपको लिखाया गया है कि 0.5 ओम से 5 ओम तक रखते हैं। और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस, ये पतले तारों की अधिक टर्नों की होती है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग जो है 50 ओम से लेके 250 ओम तक रखते हैं। तो अब देखिए, जब दोनों में धारा, इसमें धारा इधर नीचे की ओर आ रही है ऐसे, और इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है ऐसे, तो ये अब किस टाइप का हो गया? डिफरेंशियल टाइप का। दोनों विपरीत फ्लक्स उत्पन्न करेंगे और एक दूसरे के मान को घटाएंगे, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल। ये हो गया लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। और अगर बेटा इसी चित्र को ऐसे बना दिया जाए, ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गई हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, देखा ना, ये हो गई हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये ऐसे। अब हम लोग क्या करें कि इस सिरे को ऐसे ले जाकर और ये ऐसे इसमें जोड़ दें। अब धारा इसमें क्या होगी? नीचे की ओर आने लगेगी और फिर इससे जो है हम लोग ऐसे ले जाकर और ऐसे सप्लाई डाल दें, यहाँ से V वोल्ट की DC सप्लाई डाल दें, V वोल्ट की सप्लाई डाल दें बेटा ऐसे ऐसे। और यहाँ से हम लोग जो है ये लगा दें ऐसे। अब क्या होगा, आप देखिए, जो धारा यहाँ से चलेगी I, वो इधर भी आएगी और इसमें तो धारा नीचे की ओर आ रही है ना, धारा I आ रही है ऐसे, धारा इसमें आएगी तो यहाँ से घुसेगी I, तो ये भी ऐसे नीचे की ओर आ रही है, तीर इसमें नीचे की ओर यहाँ बना है,
तो ये जो है क्यूमुलेटिव हो गया, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव। देखा ना, तीर बनी हुई है नीचे की ओर, ये तीर और ये तीर, तो धारा दोनों वाइंडिंगों में एक ही डायरेक्शन में, इसमें भी और इसमें, तो इनके सहयोगी हो जाएंगे, तो ये हो गई क्यूमुलेटिव। और अगर ऐसे हम लोग पलट दें सिरे, इसी के सिरे पलट दें, तो अब क्या होगा, धारा जो है ये यहाँ से दो भागों में आएगी ऐसे, और फिर यहाँ से अब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। किधर की ओर जाएगी धारा, ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। इसमें देखिए ना, धारा इस वाइंडिंग में ऊपर की ओर जाएगी, ये ऐसे जाएगी धारा, और फिर इस रास्ते से होते हुए ऐसे, तब इसमें एंट्री लेगी, और यहाँ पे इसका मान IA हो जाएगा, ये RA हो जाएगा, ये EB हो जाएगा, और इधर जो धारा आएगी उसे हम कहेंगे ISH, और इसके रेजिस्टेंस को कहेंगे RSH। तो इसमें धारा देखिए नीचे की ओर आ रही है, और इसमें धारा हमने सिरे, इसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलट दिए। पहले सिरे से धारा अंदर की ओर आ रही थी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सिरे से धारा न डाल के अब हम लोग दूसरे सिरे से धारा डाल रहे हैं, तब धारा ऊपर की ओर जा रही है। तो यही हो जाएगा आपका डिफरेंशियल, ये हो जाएगा लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर। दोनों के चित्र हो गए, दूसर का आप लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव, अब लिख लेंगे डिफरेंशियल। कंपाउंड DC मोटर परिभाषित करेंगे जब दोनों फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के मान को कम करती हैं, तब उसे लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिरे पलट कर एक ही मोटर को, कंपाउंड मोटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल भी बना सकते हैं और क्यूमुलेटिव भी बना सकते हैं बेटा, और उसे लॉन्ग शंट भी बना सकते हैं और शॉर्ट शंट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो मेन मोटर रही, अब वो धारा का समीकरण, वोल्टेज का समीकरण सब आपका वैसे ही रहेगा। अब जैसे किसी में भी आप देख लें धारा या वोल्टता का समीकरण, तो सेम वैसे ही रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब किसी भी में आप अगर वोल्टता या धारा का समीकरण लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे पहला धारा का समीकरण, एक मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ, एकदम सेम वैसे ही है धारा समीकरण, चाहे जिसमें आप लिखेंगे। तो यहाँ से आई चली और फिर कुछ आई इधर की ओर आ गई, इस रास्ते से आएगी,
तो उसे कहेंगे ISE और वहीं इस आर्मेचर में जाएगी। तो आप लिखेंगे ISE या IA, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे कोई लड़का कहे इसमें ISE आ रही है, इसमें कौन सी धारा आ रही है, ISE आ रही है, अथवा सीरीज में धारा एक ही बहती, अथवा कोई कहेगा IA आ रही है और इसमें आपका जुड़ जाएगा। अब ये वाली धारा समांतर क्रम में है, ये धारा इधर आकर हो जाएगी ISH। तो ऐसे धारा का आप समीकरण लिख लेंगे। ऐसे ही वोल्टता का समीकरण आप लिख लेंगे। वोल्टता समीकरण, तो वोल्टता समीकरण वहाँ से आपने V वोल्ट दिया तो लिखेंगे V यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज। तो बराबर लिखेंगे EB प्लस IARA प्लस AB जितना ड्रॉप कर रहा है तो ये भी ISE RSE इतना यहाँ का वोल्टेज हो गया सब जोड़कर, और बराबर हो गया ISH गुणे RSH। तो ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। तो ऐसे किसी भी मोटर का आप लिख लेंगे, ऐसे उसमें भी लिखेंगे। तो लिखेंगे I बराबर है यहाँ पर ISE अथवा उसी को IA कहेंगे, तो फिर लिखेंगे I बराबर ISE या I प्लस यहाँ का ISH। वोल्टता का समीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज। तो लिखेंगे V बराबर हो जाएगा ISE RSE प्लस IA RA प्लस EB। इसके अगर वोल्टता का समीकरण लिखें बेटा तो वोल्टता का समीकरण लिखेंगे V बराबर लिखेंगे ISE गुणे उसका प्रतिरोध RSE, V बराबर IR, इतना वोल्ट ये लेगी प्लस ये कितना लेगा, तो ये लेगा IA RA प्लस इसमें EB, तो ये EB चाहे आप EB पहले लिख दें EB प्लस IA ऐसे भी लिख दें, बराबर हो गया ISH गुणे RSH। तो देखिए एकदम सेम है, यही वोल्टता का समीकरण यहाँ भी लिखा है, यही वोल्टता का समीकरण यहाँ भी लिखा हुआ है। ऐसे धारा का समीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे I बराबर लिखेंगे ISE या IA प्लस ISH। तो ऐसे लिख लेंगे बेटा, और फिर जो है जो भी मान पूछेगा पक्षांतर करके उसका मान ज्ञात कर लेंगे। बकिया इसमें भी अब आर्मेचर में कितना शक्ति उत्पन्न हो रही है तो आप कहेंगे EB गुणे IA, अथवा कोई लड़का कह सकता है EB गुणे ISE, क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैं कह दूँ आर्मेचर कितना वोल्टता पात कर रहा है तो आप कहेंगे IA गुणे RA वोल्ट कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग तो ISE गुणे RSE वोल्ट खा रही है या ड्रॉप कर रही है। शंट वाली कितना खा रही है तो ISH गुणे RSH वोल्ट खा रही है, और इसका मान इसके बराबर लिखा है V बराबर इतना, यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज। समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज बराबर होता है। तो इस तरह से आपका जो है लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट और टार्क के भी विषय में महत्वपूर्ण सारी बातें हो गई बेटा। और फिर उसमें भी क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल टाइप की मोटरों के विषय में बातें होंगी। तो समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।